सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 5 की हिंदी फर्स्ट का पाठ 15 पन्ना का त्याग ये पाठ पढ़ेंगे। अब पन्ना कौन थी और त्याग किसको कहते हैं। त्याग तो किसी चीज़ का या किसी वस्तु को किसी की आवश्यकता हो तो अपने चीज़ का अपन त्याग कर देते हैं। उसको किसी की सहायता करने के लिए अपनी खुद की चीज़ है तो उसका त्याग करके अपन दूसरों के लिए उसका त्याग करते हैं तो वो त्याग कहलाता है। तो किस तरह से पन्ना नाम की एक औरत यानी कि पन्ना धाय माँ थी, एक जो छोटे बच्चों को, धाय माँ का अर्थ होता है जो छोटे बच्चों को संभालती है, यानी कि माँ की जो हेल्प करती है, यानी कि जो माँ रहती है तो वो किसी का माँ के साथ साथ ही वह माँ की सहायता के लिए एक दूसरी दाई माँ करके रहती है जो बच्चों का पालन पोषण करती है, तो उसको धाय माँ बोलते हैं। अब पन्ना धाय जो मेवाड़ राज्य अपने उदयपुर मेवाड़ जो चित्तौड़ का पूरा राज्य था प्राचीन समय में, उसको मेवाड़ राज्य बोलते थे। तो मेवाड़ में पन्ना धाय ने किस प्रकार का त्याग किया जिसके लिए मेवाड़ आज तक उसका ऋणी है, तो उसके बारे में बताया गया है इस पाठ में। बुंदेलो हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये पंक्तियां गुनगुनाता हुआ खूबीलाल घर में आया और अपना बस्ता मेज पर रखकर लौटना चाहा तो जीजी खिड़की के पास बैठी हुई बड़े ध्यान से पुस्तक पढ़ रही थी। अब खूबीलाल था वह ये बुंदेलो के हर बोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, ये वाली पंक्तियां दोहराकर घर में स्कूल से घर आया और बस्ता रख कर वह लेटने की तैयारी कर रहा था। और तभी उसने खिड़की में दीदी को बैठते हुए अपनी बड़ी बहन को देखते बैठा और वह कुछ पुस्तक पढ़ रही थी, तो वो देखते हुए बोला, जीजी जीजी ओ जीजी, हाँ आ गए खूबी, हाँ आ गया। तुम तो पढ़ने में इतनी डूब गई थी कि मेरे आने का पता भी नहीं चला। सुनो जीजी, आज हमारी बाल सभा में बड़ा मजा आया। अब स्कूल में बाल सभा थी तो बाल सभा में वो शायद हो सकता है उसको खूबीलाल ने कुछ बोला होगा या कुछ प्रेजेंटेशन किया होगा, तो वह घर पे आकर भी वही गुनगुना रहा था। तो उसने बताया कि हमको बाल सभा में बहुत अच्छा मजा आया। हम दीदी बोलते, अच्छा क्या हुआ? अंत्याक्षरी हो रही थी ना, रविंद्र का नंबर आया तो ब से आरंभ होने वाली कविता उससे आई ही नहीं। तब मैंने वह पंक्ति बोल दी, बुंदेले हर मोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी। तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? सुन तो सही जीजी, मैंने एक पंक्ति बोली थी ना। कुछ लड़कों ने हल्ला कर दिया और कहा, पूरी कविता बोलो। मैंने खूब जोरदार स्वर में सुना दी। इतनी तालियां बजी जीजी कि पूछो मत। अच्छा, तभी तुझे बड़ा मजा आ रहा है, जीजी ने हंसकर बोला। हूँ, खूबीलाल ने कहा। फिर पूछा, क्या तुम क्या पढ़ रही हो जीजी? नारी की कहानी है, नाम है उसका पन्ना धाय। हाँ, वह नाटक तो तुम्हारे पाठ्यक्रम में है ना? खूबीलाल ने जीजी के निकट आकर भोलेपन से पूछा। जीजी ने हंसकर कहा, मैं तेरा मतलब समझ गई। तू अब कहेगा, मेरी अच्छी जीजी, मुझे उस नाटक की कहानी सुना दो ना। सुनो खूबी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, दुर्गावती, बेगम चांद बीवी, अहिल्याबाई इत्यादि तो वे महिलाएं हैं जिनके पास शक्ति थी, संगठन था और बल था। अभी जिनके नाम लिखे बोले, अभी उनके पास तो शक्ति भी थी और संगठन भी था। मगर मैं जिस नारी की कहानी कह रही हूँ उसका महत्व इस दृष्टि से अधिक है कि वह न तो रानी थी न ही बेगम थी, और वह एक धाय माँ थी, और जो कुछ उसने अपने राज्य के लिए, अपने स्वामी के लिए किया वैसा संभव था आज तक दुनिया में कोई नहीं कर पाया है। कल्पना करो भैया कि एक माँ के सामने उसके एकमात्र लाडले बेटे की अत्याचारी द्वारा तलवार से टुकड़े कर दिए जाए तो उस माँ पर क्या बीतेगी या क्या बीतेगी? क्या ऐसा भी हो सकता है? हाँ, मगर पन्ना धाय की कहानी मजबूरी की कहानी नहीं थी, खूबी स्वेच्छा से किए गए त्याग और बलिदान की कहानी थी। सुनो, चित्तौड़गढ़ में महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद बड़ी अव्यवस्था फैल गई। उसके बड़े पुत्र भोजराज का पहले ही देहांत हो गया था, यानी कि कालग्रस्त हो गए थे।
दूसरे पुत्र विक्रम सिंह 14 वर्ष के थे और सबसे छोटे उदय सिंह केवल 7 या 8 वर्ष का था। उदय सिंह की देखभाल पन्ना धाय कर रही थी और उसके भी एक पुत्र था चंदन, उदय सिंह जितना ही। महाराणा संग्राम सिंह के निधन के बाद विक्रम सिंह का राज तिलक किया, मगर एक दासी पुत्र बनवीर उस समय भयंकर षड्यंत्र में लगा हुआ था। उसने छोटे बड़े कर्मचारियों को अपनी ओर मिला लिया और चित्तौड़ की राजगद्दी पर घात लगाए बैठा था। खूबीलाल, थोड़ी कल्पना करो कि आज जहां अधिकांश कर्मचारी पथभ्रष्ट हो गए हैं और अबोध राजकुमार राजनीति की चाल से अनभिज्ञ हो, वहां पर क्या परिणाम होंगे। खूबीलाल स्तब्ध होकर सुन रहा था। बोला, सचमुच उनकी स्थिति कठिन हो गई होगी। कठिन ही नहीं, खूबी भयंकर रूप से दुर्भाग्यपूर्ण हो गई थी। उस महादुष्ट ने एक चाल चली। नवरात्र में उसने सारे चित्तौड़ में नाच रंग का आयोजन करवाया और उसमें विशेष रूप से दोनों राजकुमारों को बुलाने की योजना बनाई। अच्छा, हाँ, उसकी योजना थी कि नाच रंग में रंग में लगी हुई जनता को धोखे में रखकर वो दोनों की हत्या कर देगा। तब उसके मार्ग का निष्कंटक हो जाएगा, अर्थात उसके मार्ग का रास्ता, जो राजगद्दी पर बैठने का जो कांटा है वह भी वहां से हट जाएगा। विक्रम सिंह तो धोखे में आ गया, मगर उदय सिंह पर पन्ना धाय ढाल बनकर छाई हुई थी, इसलिए वह उसे धोखे में नहीं फंसा सका। बनवीर भी जानता था कि जब तक पन्ना धाय है तब तक उदय सिंह को धोखे में मारना संभव नहीं होगा। उधर पन्ना धाय को भी पता लग गया था कि नगर व्यापी नाच रंग के बीच में हत्याकांड होने वाला है, मगर उदय सिंह को लेकर वह कहीं बाहर भी नहीं जा सकती। क्यों जीजी? बनवीर के आदमी सब ओर से चौकसी पर थे और बाहर निकलना निरापद नहीं था। महल में उसे छिपने में भी कोई लाभ नहीं था, क्योंकि सभी और बनवीर के भेदिए मौजूद थे। अब चारों तरफ से पहरा था बनवीर के आदमियों का और बाहर किसी कारणवश भी बाहर नहीं जाने का आदेश था, और कहीं पे भी छुप भी जाए तो चारों तरफ बनवीर के जो आदमी थे वो भेड़ियों की तरह निगाह लगाए हुए मौजूद थे। इस भयंकर संकट में पन्ना धाय ने अपने मन में एक ऐसा दृढ़ संकल्प किया था जैसे कोई शायद माँ भी नहीं कर सकेगी। ऐसा दृढ़ संकल्प लिया उसने उदय सिंह को नाच रंग में नहीं जाने दिया था, इसलिए वह उठ कर रसोई घर में ही सो गया। कीरत नाम का बारी पन्ना धाय का भक्त था। वह महलों से जूठी पत्तल इकट्ठी करके ले जाने का काम करता था। पन्ना धाय ने उसे सिसोदिया वंश की आन बचाने के लिए यह काम सौंपा कि वह अपने टोकरे में उदय सिंह को छिपाकर चित्तौड़ के किले के बाहर पहुंचा दे और पन्ना धाय के वहां आने तक उसकी रक्षा करे। कीरत बारी बात और धर्म की धानी था। उधर कीरत गया और इधर पन्ना धाय का एकमात्र बेटा चंदन तमाशा देख कर लौटा। वह माँ से राजकुमार उदय सिंह के बारे में पूछता रहा, क्योंकि वे दोनों प्रायः साथ साथ ही खाना खाते थे, पर माँ ने हाँ हूँ करते हुए उसे उदय सिंह के शयन कक्ष में ही लाकर खाना खिलाया, प्यार किया और फिर उदय सिंह के पलंग पर ही उसे बिठा कर किसी गहरी चिंता की छाया में डूबे कई अच्छी कहानियां सुनाई। माँ की ममता की छाती पर पत्थर रखकर वह सब कुछ कर रही थी जो दुनिया की कोई भी माँ नहीं कर सकती। राज्य की रक्षा पर, राजवंश की रक्षा पर, चित्तौड़ के गौरव की रक्षा पर, सत्य और निष्ठा की रक्षा पर आज माँ की ममता की कठोर परीक्षा थी। अबोध चंदन माँ का दुलार की छाया में शीघ्र ही निद्रामग्न सो गया। ऐसी नींद में सो गया कि उसे नींद का सवेरा आज तक नहीं हुआ। थोड़ी देर में षड्यंत्रकारी हत्यारा बनवीर विक्रम के खून में सनी तलवार लेकर उदय सिंह के कक्ष में घुसा। पन्ना ने कड़क कर उसे धिक्कारा, फटकारा, मगर राज्य के नशे में उसे पागल दुष्ट ने अट्टहास करते हुए कहा, पन्ना, आज भवानी मुझ पर प्रसन्न है। देख, इस तलवार की धार पर सिसोदिया वंश के दोनों सपूतों का खून अब एक होने वाला है। आज तो उदय सिंह को मेरे हाथ से नहीं बचा पाएगी। एक बार माँ की ममता ने सिर उठाया और पन्ना बनवीर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, अरे नीच पात की अबोध बालकी की हत्या करके तुझे क्या बहादुरी बखानता है? तू उदय सिंह की हत्या न कर, मैं उसे लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी। कुछ तो दया कर। मगर बनवीर का अट्टहास सुनकर उसका क्षत्रियत्व जाग उठा और वह कटार लेकर बनवीर पर टूट पड़ी। भाग्य दुष्टों
का भी साथ दे देता है। खोबी बनवीर की बाह में ही कटार का वार कर बैठी और क्रोध से फुफाड़ते हुए उसने पलंग पर सोए बच्चे पर तलवार चला दी। पलंग पर से चीख तक नहीं उठी। माँ के कलेजे को भेद कर जो चीख उठी वह आज भी चित्तौड़ के खंडरों में गूंज रही है। माँ के मीठे दुलार में सोया हुआ चंदन आज तक भी उस दुलार की छाया में सोया हुआ है। खूबी जीजी आगे कुछ नहीं कह सकी। उसका गला भरा है, आंखों में से आंसू झर रहे थे। खूबीलाल की आंखें भी तर हो रही थी। अब इसमें पन्ना धाय की त्याग और बलिदान का दे रखा है कि उसके बेटे का नाम तो चंदन था और वह उदेसी की रक्षा के लिए, जो दोनों भाई थे, महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो गई थी और उसके बड़े बेटे का भी, भोजराज का भी अकाल मृत्यु हो गई थी। दोनों छोटे बेटे थे, एक विक्रमादित्य और एक उदयसिंह दोनों थे। तो दोनों ही सिसोदिया वंश के गद्दी पर उत्तराधिकारी थे। पर एक जो बनवीर नाम का एक षड्यंत्रकारी था, जो दासी पुत्र था, वह सोच रहा था कि क्यों न इन दोनों को, छोटे राजकुमारों को मैं हत्या कर मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं। ऐसा षड्यंत्र कर उसने राज दरबार में जो भी मंत्री थे उनको अपनी ओर मिला लिया और षड्यंत्र करने लगा। उसने उस षड्यंत्र में नवरात्रि में कार्यक्रम का आयोजन किया कि रंगमंच का जनता कौन सबको उसकी ओर नाच गान की ओर ध्यान केंद्रित कर उन दोनों राजकुमारों की हत्या कर दे। ऐसा षड्यंत्र रचा उसने और दोनों राजकुमारों को वहां पर आमंत्रित किया कि नाच गाना हो रहा, वहां पर तुम दोनों आमंत्रित हो, ऐसा करके। अब विक्रमादित्य था वो तो वहां पर चला गया, तो वो तो उसको तो बनवीर ने मारा, उसकी हत्या तो कर दी। पर अब धाय माती पन्ना धाय तो वो तो समझ गई थी कि बनवीर का कुछ न कुछ इसका इरादा नेक नहीं है, तो कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसने उदयसिंह को वहां पे नहीं भेजा। तो उदयसिंह भी रूठ कर सो गया। तो वहां पे अब हमेशा राज दरबारों में जो खाना खाते थे, जूठे पत्तल इकट्ठे करने के लिए भी नौकर चाकर आते थे। एक कीरत बारी था, तो वह आया, तो वह भी स्वामी भक्त था। तो उसने पन्ना धाय से मिला। तो पन्ना धाय ने उनको ये सारी घटना सुनाई कि विक्रमादित्य हो सकता है अपने मेवाड़ राज्य पर संकट है, तो इस राजकुमार की रक्षा करने का उत्तरदायित्व तो तुम पर भी उतना ही है, ऐसा करके उसको समझाया। तो उसने भी हाँ कर ली और उस जूठे पत्तलों का जो टोपला था उसमें उदयसिंह को जो नींद आ गई थी, उसको जो पन्ना धाय ने उसको रंगमंच पर वहां पे नाच गाने के उत्सव में नहीं जाने दिया था, रूठ कर वो सो गया था, तो उसको उस टोकरी में सुला दिया और उसको ऊपर वो जूठे पत्तल वगैरह ढककर ने किरत बारी था वहां से ले गया और उसको कहा कि जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक उसकी प्राणों की रक्षा करना। किरत बारी उदयसिंह को तो राजमहल के बाहर निकाल के ले गया, पर थोड़ी देर बाद वो रंगमंच का नाटक वगैरह सब समाप्त हुआ। तो धाय माँ का बेटा था चंदन, वह वापिस सब राजमहल में आया। और तब क्या था कि उदयसिंह और जो चंदन थे वो दोनों साथ साथ ही रहते, क्योंकि धाय माँ थी वह चंदन उदयसिंह की पूरी देखभाल करती थी और अपना बेटा भी उनके साथ ही रहता था। तो दोनों साथ साथ खाने बैठते। तो चंदन ने पहले तो पूछा कि उदयसिंह कहाँ है, तो उसने कुछ भी नहीं बोला। और फिर धाय माँ ने उदयसिंह के कक्ष में जाकर उस चंदन को खाना खिलाया और वहीं पे उसके पलंग पर सुला दिया उसने। अब उसका इरादा था कि अगर उदयसिंह को ढूंढता हुआ कहीं बनवीर आ जाए तो मैं क्या करूंगी, ऐसे कश्मकश में थी। और उसको उदयसिंह की पलंग पर उस चंदन को सुलाकर फिर ओढ़ा दिया उसको। इतने में ही बनवीर था वह चिल्लाता हुआ बहुत घनघोर आवाज करता हुआ वहां पर उस कक्ष में पहुंचा। उसकी तलवार थी, उस पर खून लगा हुआ था विक्रमादित्य का। अब उदयसिंह वो बनवीर था, वो कह रहा था कि धाय माँ पन्ना धाय, आज तो मुझे तुम रोक ही नहीं सकते, क्योंकि आज तो दोनों राजकुमारों के खून एक होने वाले हैं, क्योंकि विक्रमादित्य का तो मैंने हत्या कर दिया, उदयसिंह की हत्या करने से तुम नहीं रोक सकती। अब धाय माँ ने तो उदयसिंह को तो पहुंचा दिया था और उसकी जगह किसको सुला दिया था, उस पलंग पर चंदन को सुला दिया था। फिर भी उसको यूं हुआ कि अब हो सकता है कुछ दया आ जाए बनवीर को। इस तरह सोचकर उसने बनवीर से मिन्नतें की और चिल्लाई भी सही कि है ना, ऐसा निर्दोष बालक की हत्या क्यों कर रहे हो करके। और उसके सामने लड़ाई भी करी, तलवार भी उठाई, पर उसका कुछ भी फायदा नहीं हुआ। और बनवीर ने गुस्से में आकर उसको जो चंदन सोया था उसको उदयसिंह समझकर उसकी हत्या कर दी। अब धाय माँ को तो पता था कि वह चंदन था, पर बनवीर को पता नहीं था कि वह उदयसिंह था या चंदन था। फिर भी उसने उस राज्य के मोह में
इतना अंधा हो गया था कि उसने उस छोटे बालक की हत्या कर दी और माँ ने भी अपने बेटे को बलिदान दे दिया। और आज तक उस माँ के बेटे के बलिदान को आज तक महाराणा और चित्तौड़ का जो राजवंश है वह आज भी उसका ऋणी है, और उसकी धाय माँ का जो स्वामी भक्ति और त्याग है उसको आज भी हम याद करते हैं। अब इसमें जो प्रश्नोत्तर है उसकी PDF आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।